रेखाएं क्या कच्ची रेखाएं विद्या को कमजोर बना रही थी। छी, मैं सोचती थी कि बड़ी कक्षा में जाकर तुम्हारी समझ भी बड़ी हो जाएगी, पर तुमने तो मेरी तमाम आशाओं पर पानी फेर दिया। छठी कक्षा में क्या पहुंची, पढ़ाई चौपट करके धर दी। बरसते बरसते थक गई तो रिपोर्ट उसकी तरफ फेंकते हुए गर्जी, अब गूंगों की तरह गुमसुम क्यों खड़ी हो, बोलती क्यों नहीं, इतनी खराब रिपोर्ट क्यों है तुम्हारी, पढ़ाई के समय क्या करती हो। रिपोर्ट उठाकर झाड़ते हुए उसने धीरे से आंखें ऊपर उठाई। अध्यापिका क्या पढ़ाती है, कुछ भी सुनाई नहीं देता। मैं सबसे पीछे की लाइन में जो बैठती हूँ। क्यों, किसने कहा पीछे बैठने को तुमसे? अध्यापिका ने। लंबी लड़कियों को कहती है पीछे बैठा करो, छोटी लड़कियों को ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता। तो क्या पीछे बैठने वाली सारी लड़कियां फेल होती हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो किताबें लेकर बैठो और मन लगाकर पढ़ो, समझी? कल मैं तुम्हारे स्कूल जाकर अध्यापिका से बात करूंगी। झल्लाते हुए मैं कमरे से निकल गई। दिमाग की नसें झंझना कर टूटने को आतुर थीं। इतने वर्षों से अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी इसकी। कक्षा की प्रथम 10-12 लड़कियों में आती थी, फिर अचानक नई कक्षा में आते ही इतना परिवर्तन क्यों? क्या सचमुच इसके भाग्य की रेखाएं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। रात को थका टूटा तनमन लेकर बिस्तर पर पसरी तो नींद जैसे आंखों से दूर जा चुकी थी। 11 वर्ष पूर्व से लेकर आज तक की एक एक घटना आंखों के सामने तैर रही थी। बिटिया बहुत भाग्यशाली है बहन जी। जी पंडित जी। और अम्मा उत्सुकता से पंडित जी को निहार रही थी। और बहन जी, जहाँ जहाँ इसका पाँव पड़ेगा लक्ष्मी आगे पीछे घूमेगी। ननिहाल हो, ददेहाल हो और चाहे ससुराल, 2 महीने की अपनी फूल सी बिटिया को मेरी स्नेह से आंखों ने सहलाया तो लगा इस समय संसार की सबसे बड़ी संपदा मेरे लिए वही है। मेरी पहली संतान, मेरे मातृत्व का गौरव, लक्ष्मी, धन, संपदा सब उसके आगे महत्वहीन थे। पर अम्मा, वो तो पंडित जी की बातों से निहाल हुई जा रही थी। लेकिन पंडित जी थोड़ा सा अचकचाए। लेकिन क्या पंडित जी? अम्मा का कुतूहल सीमा रेखा के समस्त संबंधों को तोड़कर आंखों में सिमट आया था। लेकिन विद्या की रेखा जरा कच्ची है, अर्थात पढ़ाई लिखाई में कमजोर रहेगी। पर क्या हुआ बहन जी, लड़की जात है, पढ़े न पढ़े क्या फर्क पड़ता है? हाँ, भाग्य अच्छा होना चाहिए। आप ठीक कहते हैं पंडित जी, लड़की जात को तो चूल्हा चौका संभालना आना चाहिए और क्या। किंतु मेरा समूचा अंतर जैसे हिल गया हो। मेरी बेटी अनपढ़ रहेगी? नहीं, मैंने इंटर पास किया है तो मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। BA तक जमाना आगे बढ़ता है न कि पीछे। BA पास तो कर लेगी न पंडित जी? कांपते स्वर में मैंने पंडित जी के आगे मन की शंका उड़ेल दी। BA अरे तौबा करो बिटिया, 10वीं पास कर ले तुम्हारी गुड़िया तो अपना भाग्य सराहना। विद्या की रेखा तो है ही नहीं और तुम तो जानती ही हो, जहाँ लक्ष्मी का निवास होता है वहाँ विद्या नहीं ठहरती। दोनों में बैर जो ठहरा, वे दांत निपोर रहे थे और मैं सनसी बैठी थी। ये कैसा भविष्य आंका है मेरी बिटिया का? क्या ये पत्थर की लकीर है जो मिट नहीं सकती? क्या इसलिए मैं इस नन्ही मुन्नी सी जान को संसार में लाई हूँ कि यह बिना पढ़े लिखे पशु पक्षियों की तरह जीवन काट दे? दादी माँ के 51 रुपए कुर्ते की जेब में ठूंस पंडित जी मेरी बिटिया का भविष्यफल एक कागज में समेटकर अम्मा के हाथ में पकड़ा गए। पर उनके शब्दों को मैंने ब्रह्मवाक्य मानने से इनकार कर दिया। मेरी बिटिया पढ़ेगी और मुझसे ज्यादा पढ़ेगी। बिना विद्या के कहीं सम्मान मिलता है भला? और बिना सम्मान के क्या जीवन जीने योग्य होता है कहीं? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, किसी मूल्य पर भी नहीं। 3 वर्ष की होते होते मैंने नन्ही निशा का विद्यारंभ कर दिया था। सरस्वती पूजा के दिन देवी के सामने उसे बैठाकर अक्षत फूल देवी को अर्पित कर झोली पसार कर उसके वरदाहस्त का वरदान मांगा था मैंने। धीरे धीरे लगा कि देवी का आशीष फलने लगा है। अपनी मीठी मीठी तोतली बोली में जब वो वर्णमाला के अक्षर दोहराती तो मैं निहाल हो जाती। 5 वर्ष की होते होते जब उसने स्कूल जाना आरंभ किया था तो वह अपनी आयु के सभी बच्चों से कहीं ज्यादा पढ़ चुकी थी।
साथ साथ एक नन्ही मुन्नी सी बहन की दीदी भी बन चुकी थी। लेकिन नन्ही ऋचा की देखभाल के कारण निशा की पढ़ाई में मैंने कोई विघ्न नहीं आने दिया था। उसके प्रति मैं पूरी तरह सजग थी। स्कूल का पाठ याद कराना, लिखाना, गणित का सवाल सब पूरी निष्ठा के साथ करवाती थी और इस परिश्रम का परिणाम भी मेरे सामने सुखद रूप लेकर आता था। जब कक्षा की प्रथम 10-12 बच्चियों में एक उसका नाम भी होता था। 5वीं कक्षा में जाने के साथ साथ नन्ही ऋचा भी निशा के साथ स्कूल जाने लगी थी। एकाएक मुझे घर बेहद सूना सूना लगने लगा था। सुबह से शाम तक ऋचा इतना समय ले लेती थी कि अब दिन काटे नहीं करता था। एक दिन मोहल्ले की समाज सेविका विभा के आमंत्रण पर मैंने उनके साथ समाज सेवा के कामों में हाथ बटाना स्वीकार कर लिया। सप्ताह में 3 दिन उन्हें लेने महिला संघ की गाड़ी आती थी, जिसमें अन्य महिलाओं के साथ साथ मैं भी बस्तियों में जाकर निर्धन और अशिक्षित महिलाओं के बच्चों के पालन पोषण, सफाई तथा अन्य दैनिक घरेलू विषयों के बारे में शिक्षित करने जाने लगी। घर के सीमित दायरों से निकलकर मैंने पहली बार महसूस किया था कि हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में कितना पिछड़ा हुआ है। महिलाओं में कितनी अज्ञानता है, कितनी अंधेरी है उनकी दुनिया। काश हमारे देश के तमाम शिक्षित लोग इस अंधेरे को दूर करने में जुट जाते तो देश कहां से कहां पहुंच जाता। मन में एक अनोखा अनूठा उत्साह उमड़ आया था देश सेवा का, मानव प्रेम का, ज्ञान की ज्योति जलाने का। पर आज एकाएक इस देश और मानव प्रेम की उफनती उमड़ती नदी के तेज बहाव को एक झटका लगा। स्कूल से आकर निशा किताबें पटक मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने भाग गई थी। उसकी किताबें समेटते हुए उसकी रिपोर्ट पर नजर पड़ी। 3 विषयों में फेल। एक एक कॉपी उठाकर खोली। सब में लाल पेंसिल के निशान। बेहद लापरवाह, ध्यान से लिखा करो, विषय में बहुत कमजोर की टिप्पणियां और कहीं कॉपी में पूरे पन्ने लाल स्याही से कटे हुए। देखते देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। यह क्या हो रहा है? बाहर ज्ञान का प्रकाश बिखेरने जा रही हूँ और घर में दबे पांव अंधेरा घुस रहा है। ये कैसी समाज सेवा कर रही हूँ मैं? यही हाल रहा तो लड़की फेल हो जाएगी। कहीं पंडित जी की भविष्यवाणी और निशा को अंदर खींचते हुए लाकर मैं उस पर बुरी तरह बरस पड़ी थी। दूसरे दिन विभा बुलाने आई तो मैं निशा के स्कूल जाने की तैयारी में व्यस्त थी। क्षमा कीजिए बहन, आज मैं आपके साथ नहीं जा सकूंगी। मुझे निशा के स्कूल जाकर उसकी अध्यापिका से मिलना है। उसकी रिपोर्ट काफी खराब आई है। अगर यही हाल रहा तो डर है उसका साल न बर्बाद हो जाए। बस इस हफ्ते से आपके साथ नहीं जा सकूंगी। बच्चों की पढ़ाई का बड़ा नुकसान हो रहा है। आपका मतलब है आप नहीं पढ़ाएंगी तो आपकी बेटी पास ही नहीं होगी। क्या माता पिता न पढ़ाएं तो बच्चे नहीं पढ़ते? नहीं बहन, ये बात नहीं है। मेरी छोटी बेटी ऋचा बिना पढ़ाई कक्षा में प्रथम आती है, पर निशा पढ़ाई में जरा कमजोर है। उसके साथ मुझे बैठना पड़ता है। हाँ, खेलकूद में कक्षा में सबसे आगे है। इधर 3 वर्षों में ढेरों इनाम जीत लाई है। इसलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, पर समाज सेवा बड़े पुण्य का काम होता है। अपना घर, अपने बच्चों की सेवा तो सभी करते हैं। वो पलटकर तेज कदमों से गाड़ी की ओर बढ़ गई थी। घर का काम निपटा कर मैं स्कूल पहुंची। निशा की अध्यापिका से मिलने पर पता चला कि वो पीछे बैठने के कारण नहीं, वरन 2 बेहद उद्दंड किस्म की लड़कियों की सोहबत में फंस कर पढ़ाई बर्बाद कर रही थी। ये लड़कियां किन्हीं बड़े धनी परिवारों से आई हैं, जिन्हें पढ़ाई में तनिक भी रुचि नहीं है। पिछले वर्ष फेल होने के बावजूद उन्हें 5वीं कक्षा में रोका नहीं जा सका। इसलिए वे सब अध्यापिकाओं के साथ बेहद उद्दंडता का बर्ताव करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें पीछे बैठाया जाता है ताकि अन्य लड़कियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके, निशा की अध्यापिका ने कहा। सुनकर मैं सन्न रह गई। यदि आप अपनी बेटी की तरफ ध्यान नहीं देंगी तो पढ़ाई के साथ साथ उसका जीवन भी बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। ये बड़ी भावुक आयु होती है जो बच्चे के भविष्य के साथ साथ उसका जीवन भी बनाती है। आप ही उसे इस भटकन से लौटा सकती हैं, क्योंकि आप उसकी माँ हैं। प्यार से थपथपा कर उसे धीरे धीरे सही राह पर लौटा लाइए। मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगी। आपसे एक अनुरोध है मिस कांता।
कल से निशा को उन लड़कियों के साथ न बिठाकर कृपया आगे की सीट पर बिठाएं, बाकी मैं संभाल लूंगी। घर लौटकर मैं बड़ी देर तक पंखे के नीचे आंखें बंद करके पड़ी रही। समाज सेवा का भूत सिर पर से उतर गया था। समाज सेवा पीछे है, पहले मेरा कर्तव्य अपने बच्चों को संभालना है। ये भी तो इस समाज के अंग हैं। इन 4-5 महीने में जब से मैंने इसकी ओर ध्यान देना छोड़ा है, ये पढ़ाई में कितनी पिछड़ गई है। अब मैंने फिर पहले की तरह निशा के साथ नियम पूर्वक बैठना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई सुधरने लगी। बीच बीच में मैं कमरे में जाकर झांकती तो वो हंस देती, आइए मम्मी देख लीजिए, मैं अध्यापिका के कार्टून नहीं बना रही, नोट्स लिख रही हूँ। उसके शब्द मुझे अंदर तक पिघला देते। नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ तुम इतना मन लगाकर पढ़ो कि तुम्हारी अध्यापिका की बात झूठी हो जाए। वह तुमसे बहुत नाराज हैं। कह रही थी कि निशा इस वर्ष 6ठी कक्षा हरगिज पास नहीं कर पाएगी। तुम पास ही नहीं, खूब अच्छे अंकों में पास होकर दिखाओ ताकि हमारा सिर पहले की तरह ऊंचा रहे। उसका मनोबल बढ़ा कर मैं मनोवैज्ञानिक ढंग से उसका ध्यान उन लड़कियों की ओर से हटाना चाहती थी। धीरे धीरे मैंने निशा में परिवर्तन देखा। 8वीं कक्षा में आकर वो बिना कहे पढ़ाई में जुट जाती। उसकी मेहनत, लगन व परिश्रम उस दिन रंग लाया जब दौड़ते हुए आकर वह मेरे गले में बाहें डालकर झूल गई। माँ, मैं पास हो गई, प्रथम श्रेणी में। आपके पंडित जी की भविष्यवाणी झूठी साबित कर दी मैंने। अब तो आप खुश हैं न कि आपकी बेटी ने 10वीं पास कर ली। हाँ निशा, आज मैं बेहद खुश हूँ। जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना पूर्ण करके आज तुमने मेरा माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज विश्वास हो गया है कि संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जो मेहनत और लगन से पूरा न किया जा सके। अब आगे माँ, मैं डॉक्टर बनूंगी। माधवी और नीला भी मेडिकल में जा रही हैं। बाप रे, मेडिकल, उसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हो सकेगी तुमसे रात दिन पढ़ाई। हाँ माँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं खूब मेहनत करूंगी और तुम्हारे खेल कूद, बैडमिंटन, नेटबॉल, दौड़ वगैरह, वो सब भी चलेगा साथ साथ। वह हंस दी। भोल भाले चेहरे पर निश्चल प्यारी हंसी। मन कैसा कैसा हो आया। ठीक है, पापा से भी पूछ लेना। पापा कुछ नहीं कहेंगे, मुझे मालूम है। उनका तो यही अरमान है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो मेरी बेटी ही बन जाए। उनसे पूछकर ही तो आपसे अनुमति मांग रही हूँ। अच्छा माँ, आप नानी जी को लिख दीजिएगा कि उनकी देवती ने उनके बड़े भारी ज्योतिषी की भविष्यवाणी झूठी साबित करके 10वीं पास कर ली है और डॉक्टरी पढ़कर अपने हाथ की रेखाओं को बदलने जा रही है। मैं क्यों लिखूं? तुम खुद चिट्ठी लिखकर उनका आशीर्वाद लो। ठीक है, मैं ही लिख दूंगी। जरा अंक तालिका आ जाने दीजिए और जब इलाहाबाद जाऊंगी तो आपके पंडित जी के दर्शन जरूर करूंगी, जिन्हें मेरे भाग्य में विद्या की रेखा ही नहीं दिखाई दी थी। आज 6 वर्ष बाद मेरी निशा डॉक्टर बनकर सामने खड़ी है। हर्ष से मेरी आंखें छलछलाई हुई हैं। दुख है तो केवल इतना कि आज अम्मा नहीं है। होती तो उन्हें लिखती, अम्मा, लड़कियां भी लड़कों की तरह इंसान होती हैं। उन्हें भी उतनी ही सुरक्षा, प्यार तथा मान सम्मान की आवश्यकता होती है जितनी लड़कों को। लड़कियां कहकर उन्हें धूर्दंगरों की तरह उपेक्षित नहीं छोड़ देना चाहिए। और ये पंडे पुजारी, आपके उन पंडित जी के कहने पर विश्वास करके मैं अपनी बिटिया को उसके भाग्य के सहारे छोड़ देती तो आज ये शुभ दिन कहाँ से आता। नहीं अम्मा, लड़कियों को भी ईश्वर ने शरीर के साथ साथ मन, मस्तिष्क और आत्मा सभी कुछ प्रदान किया है। उन्हें उपेक्षित छोड़ देना पाप है। तुम भी तो एक लड़की हो अम्मा, अपनी देवती की सफलता पर गर्व से फूली फूली नहीं समा रही हो। सच सच बताना, पर कहाँ है पुरानी मान्यताओं पर विश्वास करने वाली मेरी वह अम्मा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।